तो भैया क्या हालचाल है। हमने सोचा कि भाई पहले कार्ल मार्क्स की लेक्चर सीरीज़ हम ज़रा थोड़ा सा निपटा लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे लेक्चर्स के ऊपर, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अधूरे छूटती जा रहे हैं लेक्चर सीरीज़, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से हम पूरे नहीं कर पा रहे। तो मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फराज, आपका होस्ट, आपका दोस्त, जो भी कहना चाहें। और आई एम अ थिंकिंग थिंग, ठीक है ना, नॉट अ फिलोसफर, नॉट अ थिंकर, बट अ थिंकिंग थिंग, उसको ऐसे थिंकर कह सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट नंबर 1 विच इज सिग्निफिकेंस ऑफ मार्क्स थ्योरी हम पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 और सिग्निफिकेंस ऑफ मार्क्स थ्योरी में हम लोग डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के ऊपर थोड़ा सा चलते हुए चलेंगे, किस तरीके से ये लोग चल रहे थे। और दूसरे पार्ट में हम लोग जाएंगे मटीरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री, या हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म क्या होता है। पार्ट 3 में हम लोग हिस्टोरिकल सोशियो इकोनॉमिक स्टेजेस के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री में स्टेजेस आए इकोनॉमी के, किस तरीके से फ्यूडल सिस्टम आया, फ्यूडल सिस्टम से पहले तुम्हारा हंटर गैदरर्स का सिस्टम आया, उसके बाद कैपिटलिज्म आया, फिर कम्युनिज्म आया, फिर पोस्ट कम्युनिज्म एरा कैसा हो सकता है, फिर मार्क्स का क्या विजन था और किस तरीके से वो ट्रांजिशन देखना चाहते थे कम्युनिज्म में। इस लेक्चर में हम लोग ये चारों चीज़ें कवर करेंगे। तो कमेंट्स करना यार, कैसा लगता है लेक्चर, कमेंट से इंगेजमेंट बढ़ती है। ये लेक्चर 10 और 20 लोगों के सामने, और 10 तो 20 कम बोलते हैं, 100 लोगों के सामने और ज़्यादा है। लाइक करना, कमेंट करना। यूट्यूब के एल्गोरिथम को नहीं पता ये चैनल क्या है, फिलॉसफी है। तुम जब तक इंगेजमेंट नहीं करोगे, मेरी भी मेहनत थोड़ी बहुत रंग लाएगी, तो बहुत ज़रूरी यार, कर दिया करो, अच्छा लगता है। अभी क्या है कि हम लोग मार्क्स के लेक्चर सीरीज़ में 4-5 और लेक्चर्स लाएंगे। जैसे मैंने बोला, स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी जो है, उसमें एक अच्छा बाइफर्केशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम आगे लेते हुए जाएंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एक ही हुडी या जो भी ऊपर है वो एक ही हर वीडियो में क्यों पहनता हूँ, उसके 2 रीज़न है। पहला है कि हम आलसी है, दूसरा है कि मैं एक ही कपड़ा 2-3 ले लेता हूँ और उसी को पहनता हूँ वक्त बचाने के लिए। अगर वो ना भी हो फिर भी हम एक ही को रगड़ने की कोशिश करते हैं जितना टाइम रगड़ सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि मैं इधर भी देखूंगा लैपटॉप एंड नोट्स, ये है थोड़ा ज़रा आज इधर उधर अधूरा कॉन्सेप्ट है। बट हम लोग आज बात करेंगे कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ हिस्ट्री के ऊपर। इसमें हम लोग इनके मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, और एक डिबेट जो है कि क्या कार्ल मार्क्स एक मटीरियलिस्ट थे, उसके ऊपर हम वार्तालाप करेंगे। बाकी आप लिंक्स देखते रहे, डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का, जिसमें मैं थोड़े रैंडम चीज़ें अपलोड करता हूँ रिलेटेड टू माई लाइफ, रिलेटेड टू अदर फिलॉसफीज, वो जाके आप देख सकते हो, है ना। अब हम आते हैं इनकी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में। सबसे पहले हम यहाँ लैपटॉप पे चलेंगे और ये समझेंगे कि थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में एक बहुत कॉन्सेप्ट और एक बहुत वर्ड, एक शब्द है, बहुत शब्द कोश है, उसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है, उसका नाम है मटीरियलिज्म। पहले हम समझ लेंगे भाई मटीरियलिज्म होता क्या है, और कार्ल मार्क्स की दुनिया में, कार्ल मार्क्स की जो वार्तालाप करने का तरीका था, उसमें मटीरियलिज्म का क्या मतलब होता है। सबसे पहली चीज़ है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो, फॉर एग्जांपल उसको हम डिफाइन करें, जैसे टूल्स हो गए, फैक्ट्री है, इट्स अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए मटीरियलिस्ट, वैसे अगर हम देखें कोई भी चीज़ मटीरियलिस्टिक क्या होती है, जो फिजिकली मैनिफेस्टेड चीज़ें हैं, जो एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना। चश्मा हो गया, ये हुडी हो गई, ये माइक हो गया, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। इसी के ऊपर बात करिए। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि किसी भी सोसाइटी के आगे बढ़ने के लिए उसमें मटीरियलिस्टिक चीज़ें होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक बूम के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए मटीरियलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस मटीरियलिज्म को जिस तरीके से लोग और ये जो हायरार्की हैंडल करती है, वो ज़रा सही नहीं है, जिस पर उन्होंने कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। आगे हम लोग बात करते हैं। अभी क्या है कि हम लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे है कि भाई क्या टूल्स हैं, और वो इन्फ्लुएंस कैसे करता है। वो इन्फ्लुएंस ऐसे करता है कि लोग एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, कि भाई एक सोशल स्टेटस क्रिएट कर पाते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री वर्कर है, 10 लोग गए फैक्ट्री में मिलके जा रहे हैं, गांव है, गांव मतलब ये कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तुम्हें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं असम में रह चुका हूँ, तो असम में क्या था, बहुत शहर ऐसे थे जो वहाँ की ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल, जैसे बिग बॉय एक जगह है असम में, ठीक है, जहाँ सबसे पहले कहा जाता है कि वन ऑफ द प्राइमरी लोकेशंस थी जहाँ तेल निकला था। तो वहाँ पे क्या है, उन फैक्ट्रीज़ की वजह से, रिफाइनरीज़ की वजह से पूरी इकोनॉमी चल रही है उस पूरे उसकी, क्या उस एरिया की, उस ज़िले की, उस विलेज की। तो सब निकल के जा रहे हैं, मिल बांट के जा रहे हैं, दोनों एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा।
एंड गोल क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तेल निकलना हो शहर से। लेकिन इन द मीन वाइल लोग एक अपनी कम्युनिटी बन गई है, उसमें सब एक दूसरे को जानते हैं, सबको पता है रिफाइनरी कहाँ है, वो शहर उस वजह से चल रहा है। धंधे शहर भी बनाते हैं, जैसे टाटा जमशेदपुर पूरा शहर बना हुआ है टाटा इंडस्ट्रीज़ के उससे, है ना। ये सब चीज़ें हैं। लखनऊ में सहारा, अब तो सहारा डूब गई है बुरी तरीके से, लेकिन लखनऊ पूरा एक शहर एक पार्ट बन गया था लखनऊ का, सहारा की वजह से पूरी इकोनॉमी बूम हो रही थी। फिर है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ सोशल स्ट्रक्चर्स अराउंड हाउ थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। किस तरीके से चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, निकल के आ रही है, उसके अराउंड एक सोशल स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि हमने विलेजेस की बात करी। और इसी में ये आगे डिफाइन सोशल क्लासेस एंड हाउ पीपल इंटरेक्ट एट वर्क। एक सोशल क्लास बननी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, मटीरियलिज्म से एक सोशल क्लास, वर्कर्स हो गए, लेबरर्स हो गए, उसके ऊपर उनके कॉन्ट्रैक्टर हो गए, उसके ऊपर उनका एक मैनेजर हो गया, मैनेजर के ऊपर मेन भाई जो CEO वगैरह या जो संभालता है धंधा वो हो गया। तो एक सोशल तुम्हारा स्ट्रक्चर बन गया। फिर इकोनॉमिक बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, पॉइंट नंबर 3, विच इज़ एक बेस होता है। देखिए मटीरियल फाउंडेशन होती है जो टूल्स एंड रिलेशनशिप से बनी हुई होती है, वो एक बेस होता है। टूल्स, बेसिक टूल्स, है ना, जैसे कि टूल्स कह लें, कागज़ चाहिए और पेन चाहिए हमें लिखने के लिए, बेसिक टूल है। इसके ऊपर जो हम चीज़ें बिल्ड करते हैं, थॉट्स, आइडियाज़, वो कागज़ पे उतारते हैं। ये जो कागज़ है बेकार है जब तक इसको तुम इस्तेमाल करना ना सीखो, अपने थॉट्स नहीं उतारो। एक नोटबुक बेकार है, एक पेन बेकार है, एक कलम बेकार है, जब तक तुम उसको, है ना, अपने थॉट्स उतारने ना शुरू करो। ऐसे ही एक इकोनॉमिक बेस होता है, उसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर होता है जो कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होता है, सोशली इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब क्या है, फॉर एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं कि जैसे हमने ये लिया कि ये है, हम इसके ऊपर कागज़ है, हम इसके ऊपर लिख रहे हैं, भाई ठीक है, ये एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है। लेकिन ये है बेस, सब स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन में होता है सब स्ट्रक्चर, जो फाउंडेशन वगैरह होती है, एक सुपर स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर बनता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो सब स्ट्रक्चर तुम्हारा ये है, टूल्स, है ना, टूल्स एंड मीडियम। और सुपर स्ट्रक्चर में नॉट बी मटीरियलिस्ट, ज़रूरी नहीं है वो मटेरियल हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ठोस मजबूत चीज़ हो जो आपके हाथ में आप पकड़ सकते हो सकता है वो एक सोशल एस्पेक्ट हो, जो कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हो। भाई पॉलिटिक्स क्या, पॉलिटिक्स कोई चीज़ थोड़ी जिसको हाथ में पकड़ सकते हो, कॉन्सेप्ट है। तो इसी के बारे में उन्होंने बात करी। फिर उन्होंने बात करी टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिव फोर्सेस, ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ आती हैं, और टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिव फोर्सेस होती हैं वो सोसाइटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। ये बात जाननी और समझनी बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जितने भी रेवोल्यूशंस आए हैं, क्या हुआ है, अब जो आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्या हुआ है, जितने तुम्हारे कह सकते हैं प्रोटेस्ट हुए हैं, सारे एक रेवोल्यूशन जो हुए हैं सारे इसी टाइम पे हुए, एनलाइटनमेंट एरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब वर्कर्स की नौकरियां, वर्कर्स का दिहाड़ी, जो भी काम करने वालों की दिहाड़ी जड़ से उखड़ के आ गई कि अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, अब हम कैसे पालेंगे, अब अपना घर कैसे चलाएंगे। भाई ज़रूरी है ना, दिन भर का उनका वही कमाई है। शहर जब उससे चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। बेस पे क्या है तुम्हारा, प्रोडक्शन, बेस पे फैक्ट्रीज, बेस पे तुम्हारे जो सिलाई करने वाली मशीनें होती हैं, और ऊपर तुम्हारे पूरी शहर की इकोनॉमी उससे चल रही है, वो चीज़ होती है। फिर यहाँ पे आ गया तो वर्क रिलेशन इफेक्ट हो जाता है, ओवरऑल सोसाइटल डेवलपमेंट इफेक्ट हो जाता है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिव फोर्सेस से। फिर आता है डिवीजन ऑफ लेबर विच इज़ स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क। ये भाई अच्छा है, अब जैसे किसी भी तुम हायरार्की ले लो, किसी भी वर्क स्पेस की हायरार्की ले लो, ये ऐसा काम करता है, ये ऐसा काम करता है, ये ऐसा काम करता है, ये सबसे नीचे रहेगा, ये सबसे ऊपर रहेगा, ये बेकार काम करता है, ये अच्छा काम करता है, तो इसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी, इसकी तनख्वाह कम होगी। भले ही जो नीचे तनख्वाह पे काम कर रहा हो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन जो आता है ऑफिस में 1-2 घंटे, जैसे कंसल्टेंट्स होते हैं, MBA कर लेते हैं, वो ये कंसल्टेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में साल का महीने का 10-15 लाख का पैकेज मिलता है उनको। उनका काम कुछ नहीं है, दुनिया घूमना है, आइडियाज़ लेके आने, क्योंकि क्या पता एक आइडिया ऐसा निकल जाए जो कंपनी को इतना फ़ायदा कर दे। कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट्स को चाहिए पैसा टेबल पे, तुम कितना पैसा टेबल पे ला रहे हो, उनको तुम्हारी सीवी से मतलब नहीं, उस पर समोसा रख के खा लेगा भाई, कोई मतलब नहीं है उसको तुम्हारी सीवी से, उसको मतलब है तुम क्या स्किल सेट ला रहे हो, तुम कितना पैसा ला रहे हो, है ना। तो बड़े लोग पैसा लाते हैं, छोटे लोग टाइम लाते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी या कोई भी कैपिटलिस्टिक वर्क स्पेस तभी ग्रो होता है जब उसके एम्प्लॉयज़ या उसके वर्कर्स या तो उसके लिए
रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या तो उसके लिए टाइम खरीद के ला रहे हैं। दोनों इंपॉर्टेंट एसेट है, पैसा वक्त दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ यिन यान वाली सिचुएशन में, यिन यान पढ़ा है ना डाओइज्म, उसमें घूमते हैं। डाओइज्म लेक्चर देखना है तो देख सकते हो। तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या कॉज आ जाता है, इन्फ्लुएंस क्या होता है कि डिफरेंट स्किल्स की वजह से आपका एक सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे अपने इंडिया में भी था, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, है ना, ये सब हो गया अपने, और भी एक बीच में था मैं भूल गया। तो ये सब अपने डिवीजन हो गया, वर्किंग क्लास का डिवीजन हो गया, जिसकी वजह से बाइफर्केशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से रिलीजियस बाइफर्केशन भी क्रिएट हो। ये मंदिर में आ नहीं सकता है, ये मंदिर में आ सकता है भाई, ये चौखट के अंदर कदम भी नहीं रखेगा, ये क्रिएट होता था पहले। फिर आया अपना आपका, ज़रा हम ज़्यादा स्क्रॉल कर गए, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, विच इज़ मोड ऑफ प्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया स्पेसिफिक इकोनॉमिक सिस्टम आ गए, या कैपिटलिज्म या सोशलिज्म आ गया, जो कि हम आगे इसको इलेबरेट करते जाएंगे। फिर मटेरियल नीड एंड प्रोडक्शन फॉर यूज़, बेसिक नेसेसिटीज़ जो तुम्हारी हो गई, ठीक है। अब क्या है कि प्रोडक्शन जो है, बेसिक नेसेसिटीज़ भी मीट करनी चाहिए वर्कर्स की, वर्कर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। वर्कर्स को एलियनेशन का जो हमने एलियनेशन एंड ह्यूमन फ्लरिशमेंट जो इससे पहले हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि वर्कर्स एलियनेट हो जाते हैं, अपने को उस काम से रिलेट नहीं कर पाते। कलम बनाने वाला वर्कर इतने कलम बनाता है पूरे दिन में कि उसकी कला चली जाती है, मशीन तो सब काम कर ही रही है। तो कंपनीज ये नहीं कि भाई सिर्फ प्रॉफिट के लिए, सिर्फ मुनाफे के लिए मत एम करो, सिर्फ मुनाफे के लिए मत दौड़ो, अपनी बेहतरी के लिए दौड़ो, विच इज़ एम्प्लॉयमेंट बेहतर करो, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सोचो, अपने वर्कर्स के लिए भी सोचने की कोशिश करो। अरे यहाँ पे हमने इस लेक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसमें हम लोग पार्ट 4, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पार्ट में लेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मार्क्स थ्योरी की। सिग्निफिकेंस क्या थी इनकी, मार्क्स की जो भी थ्योरी थी। फिर हम लोग इनकी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री पे जाएंगे, जिसमें तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट भी आने वाले हैं, विच इज़ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये क्या कर रहे थे, सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सिग्निफिकेंस क्या थी इनकी, सिंपली एक ही सिग्निफिकेंस थी, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। सबसे पहली चीज़ इन्होंने ये करी, इन्होंने जो कैपिटलिज्म का एनालिसिस किया, जो आज तक कोई नहीं करना चाह रहा था। सब कैपिटलिज्म समझ रहे थे कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कैपिटलिज्म आया, ये किसी भी सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी, किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए बेस्ट है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। भाई पैसा आ रहा है और क्या चाहिए, लेकिन पैसा तो आ रहा है, लेकिन नीचे तबके पे क्या हो रहा है वो किसी को उससे मतलब नहीं, कि नीचे तबके पे कैसे लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उससे किसी को मतलब नहीं। तो उन्होंने एक एनालिसिस दिया। फिर जो हम लोग आगे भी बात करेंगे, एक यहाँ पे एक लेके चलेंगे, एक स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, इकोनॉमिक क्लासेस इन जर्मनी एंड सोशल क्लासेस इन जर्मनी। इनइक्वालिटीज़ बात करी उन्होंने, इनइक्वालिटीज़ के ऊपर बात करी कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम कैसे इनइक्वालिटी क्रिएट कर देता है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेबर को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, और उस एक्सप्लॉइटेशन के चलते हम किस तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इकोनॉमी क्या होती, इकोनॉमी होती है, अगर हम बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर नहीं है, बट इकोनॉमी क्या होती है छोटे लेवल पे अगर हम देखें तो, तुम गए किराने की दुकान पे, तुमने 50 रुपये दिए, तुमने 6 रुपये का एक अंडा लिया, 5 रुपये का एक अंडा लिया, जितने अंडे हैं उसमें तुमने लिए घर गए। ये बेसिक इकोनॉमी है, वो अपना काम कर रहे हैं। वहाँ पे एक छोटा सा एक माइक्रो कल्चर क्रिएट हो रखा है कि भाई एक फार्मर है, किसान है, जो देसी अंडे जो होते हैं मुर्गी देती है वो जमा करता है, 2-3 किराने की दुकान वाले उनको बांटता है, उसकी भैंसियाँ दूध देती है, वो दूध बांटता है, ठीक है। तो ये तीन चार चीज़ें होती हैं, ये 3-4 चीज़ें वो अपना मिल बांट के, ये लोग ब्रेड जो भी हुआ, ये माइक्रो इकोनॉमी बन रही है। फार्मर ने दिया किराने की दुकान वाले को, किराने की दुकान वाले ने दिया कस्टमर को, कस्टमर ने उसको पैसा दिया, वो पैसा आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो एक सर्कल, ठीक है, एक विशेष साइकिल बन गया। यहाँ पे बड़े लेवल पे कंट्री की जीडीपी हो गई, जिसमें हैप्पीनेस इंडेक्स, जो हम लोग आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह मापा जाता है, जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का टॉप पे आता है, किसी वजह से आता है। तो ये सब चीज़ें हो गई, ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हो गए। बड़े लेवल पे इकोनॉमी कैसे काम करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कैसे होता है, फैक्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन, पॉलिटिकल लीडर्स कैसे कोलैबोरेट करते हैं, कितना टैक्स इम्पोज करना है, कितना ड्यूटी इम्पोज करना है, ये सब साथ लेके चलना है। ये बड़े लेवल पे हो रहा है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आया भाई इनका। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में इन्होंने एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया। कार्ल मार्क्स ने ये कह दिया भाई कि देखो ये सत्य है कि मटीरियलिस्टिक दुनिया है, पहले आइडियलिस्टिक सोसाइटी चलती थी,
आइडियलिज्म क्या कहता है? आइडियलिज्म ये कहता है कि जो भी हम फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं, चाहे ये कलम देख रहे हैं, वो एक मैनिफेस्टेशन है हमारी थॉट्स का या परसेप्शन है, ठीक है। एवरीथिंग इज इममटीरियल। पहले वो हमारे दिमाग में बनते हुए ऐसी कोई चीज़ हो जिससे मैं कॉपी पे लिख सकूं या कागज़ पे लिख सकूं। कागज़ भी पहले इममटीरियल था, पहले सोचा फिर। जो एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस और एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंस, प्लेटो और साक्ट जैसे एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स, एरिस्टोटल, प्लेटो, साक्ट जैसे एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स के बीच में चलता रहता था। प्री सोक्रेटिक एरा से ये डिबेट चलती आ रही है, क्या पहले है, एसेंस आया, एग्जिस्टेंस आया। साक्ट के ऊपर भी लेक्चर आने वाला है। तो इन्होंने कहा कि माइंड इज प्राइमरी। आइडियलिस्टिक लोग कह रहे हैं माइंड इज प्राइमरी, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा नहीं भाई, एवरीथिंग इज मटीरियल। द अप्रोच चैलेंज आइडियलिस्टिक व्यूज ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइडिंग अ मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। ये इन्होंने कह के एक बहुत बड़ा, तुम समझ, एक शिफ्ट ले आई है सोसाइटी के अंदर। वो शिफ्ट ये था कि इन्होंने कहा भाई रियलिटी जो होती है हमारे थॉट शेप नहीं करते, रियलिटी हमारे थॉट्स के थ्रू आ नहीं रही है एग्जैक्टली, वो मटीरियलिस्टिकली प्रेजेंट है। फिर हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि उसमें कैसे चेंजेस लाए, कैसे उसमें इवॉल्व करें, कैसे उसमें एवोल्यूशन लाए, ठीक है। अब इन्होंने कोट कहा था कि फिलोसफर्स ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज, द पॉइंट हाउएवर इज टू चेंज इट, है ना। इससे ये प्रूव हो जाता है कि वो मटीरियलिस्ट थे ना, कि फिलोसफर्स इंटरप्रेट करते हैं कैसी है चीज़, कैसी है दुनिया। अब वक्त आ गया उस दुनिया को बदलने का। वो एक ऐसे फिलोसफर थे जो प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। अभी इसी वक्त उस चीज़ को करो, बदलो उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया, ठीक है, इसके अंदर ही सिग्निफिकेंस ऑफ मार्क्स थ्योरी विच इज क्लास स्ट्रगल एज अ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। सोशल, इन्होंने कहा सोशल क्लासेस जो होती हैं वो सोसाइटल चेंज लाती है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदलती हैं। जो भी एक क्लास है, वर्कर्स की क्लास है, परेशान है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनको दिहाड़ी टाइम पे नहीं मिल रही है, उनको इनइक्वालिटी मिल रही है, उनसे ओवर टाइम कराए जा रहे हैं, उनको दिवाली बोनस नहीं मिल रहा है कि भाई पूरे साल कराए कुछ तो बोनस दे दो, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, गरीबी में आते चले जा रहे हैं, लेकिन एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है कि नहीं करोगे हटा दिया जाएगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तुमको घर पे आके भी तंग करेंगे अगर तुम फैक्ट्री में काम नहीं करोगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। एवोल्यूशन हो रहा है लेकिन बैकवर्ड एवोल्यूशन हो रहा है कहीं ना कहीं। फॉरवर्ड एवोल्यूशन सिर्फ ऊपर के चंद 4 या 5 लोगों को हो रहा है, नीचे के लोगों का बैकवर्ड एवोल्यूशन शुरू हो चुका है, ठीक है। अब क्या था, इसके ऊपर हम एक एनेक्डोट ले लेंगे छोटा सा। बर्लिन स्ट्राइक ऑफ 1889 हुआ था, जिसमें क्या होता कि वर्कर्स स्ट्रीट के ऊपर आ गए थे कि भाई हमारे वर्किंग आवर्स रिड्यूस करो, हमारी मेहनत की कदर करो, हमारे लिए हम अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो हमको पैसा दो। अगर इतनी देर का 6 घंटे का तुमने 8 घंटे के शिफ्ट रखे हुए हैं तो उसके ऊपर तुम काम करा रहे हो, ये मत कहो 1 घंटे का और काम है कर लो, क्या होता है, उस 1 घंटे के भी हमें पैसे चाहिए। ये बर्लिन में हुआ था, वर्कर स्ट्रीट पे निकल आए थे, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ गई थी 1889 में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि यहाँ पे एक तुम्हारे जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग थे और मिडिल क्लास के लोग थे, जो कि कभी वर्कर्स के साथ घुल मिल करते नहीं थे कि भाई हम घुल मिलाव कभी नहीं करेंगे, ये वर्कर है हम क्यों इनके मुंह लगेंगे, वो भाई घुलने मिलने लग गए, उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू किया। तो काफ़ी पब्लिसिटी मिली थी इस चीज़ को, है ना। इससे हम लोग आ जाते हैं एक लैपटॉप के ऊपर एक सिंपल सा मैं तुम्हें सोशल क्लास इन जर्मनी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वैसे तो इसके अंदर इतना ज़्यादा, इसमें पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में जब हम जा रहे हैं इतना ज़्यादा नहीं है, बट किसी की भी कहीं पे भी हेल्प कर सकते हैं। अब 19th सेंचुरी में किस तरीके से सोशल क्लास डिवाइडेड था। अब जर्मनी की जो सोशल क्लास थी उसमें घुसने से पहले हम एक सोशल क्लास का एक बहुत माइक्रो सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, तुम अपनी क्लास ले लो, क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है जो अच्छे मार्क्स लाता है, एक स्टूडेंट है जो बैक बेंचर है जो फेल हो जाता है ना। एक हायरार्की डेवलप हो गई, टीचर उसकी ज़्यादा इज्जत करेगा, वो नोबेल है, वो क्या है, नोबेल है, उसकी आंखों में नोबेल मतलब ऊंची पहुंच का है, भाई ये तो मार्क्स अच्छे लाते हैं तो इंटेलिजेंट है, और ये बैक बेंचर है तो मेरा मजाक बनाता है, पीठ पीछे पता नहीं क्या वो कागज़ की गोलियां मार के फेंकते हैं मेरे ऊपर। तो एक हायरार्की बन गई, स्टडीज़ के अंदर एक हायरार्की बन गई, क्लास में एक हायरार्की बन गई, और ये हायरार्की बचपन से हमें सिखा दी जाती है। ये पढ़ने में अच्छा है, ये इंटेलिजेंट है, अव्वल दर्जे का है, ये बेवकूफ़ है, गधा गपचा। पता चलता है वो गधा गपचा जो है वही आगे जाके एक दिन सब कबाब बन के निकल गया, ठीक है। उन गधे गपचों में से हम भी एक है, हमको भी गधा गपचा समझा जाता था, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। सबसे पहले तो तुम्हारे रहते थे
नोबिलिटी। नोबिलिटी क्या थी? द एरिस्टोक्रेसी हेल्ड द हाईएस्ट सोशल स्टेटस विद इनहेरिटेड टाइटल्स एंड प्रिविलेजेस। नोबिलिटीज क्या थी भाई? शहनशाह। रोड पे निकले सब सलामी ठोकेंगे, उनका कैफ़े बना हुआ है, उनका वर्किंग स्पॉट बना हुआ है, उनका बाल कटवाने का स्पॉट बना हुआ है, उसके आगे आसपास कोई और भटक नहीं सकता और कोई उसके अंदर घुस नहीं सकता, लाल करके आगे भेज दिए जाओगे। फिर था तुम्हारा बुर्जुआजी। बुर्जुआजी क्या था? वो एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास थे विच इंक्लूडेड एंटरप्रेन्योर्स, मर्चेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। जो तुम्हारा अर्बन सेंटर बन रहा था, किसी भी शहर का एक अर्बन सेंटर होता है जहाँ पे सारे तुम्हारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तुम्हारे वर्किंग क्लास के अपर मिडिल क्लास होते हैं या मिडिल क्लास होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनसे एक अर्बन स्ट्रक्चर बनता है। वो अर्बन स्ट्रक्चर को उस टाइम पर बुर्जुआजी कहा जाता था। फिर वर्किंग क्लास, प्रोलेटेरिएट आ गए। वर्किंग क्लास तुम्हारे जितने भी लेबर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, जितने मटकी बनाने वाले, ठीक है, कपड़ा बुनने वाले, है ना, तुम्हारे फार्मर्स हो गए, ये सारे वर्किंग क्लास के लोग हो गए, ये सारे लेबर कैटेगरी के अंदर आ गए। फिर पीजेंट्री हो गए, ठीक है। पीजेंट्स जो, ये मैं अर्बन लेबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अर्बन लेबर्स भी हो गए। फिर पीजेंट्री हो गए जो पूरी तरीके से हट के रूरल एरियाज में हो गए, जो अपनी बिक्री करने भी 100 किलोमीटर दूर जाते हैं शहर में, वो हो गए। वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एकदम प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। मैं इससे पहले वर्किंग क्लास प्रोलेटेरिएट में जो एग्रीकल्चर की बात कर रहा था कि ये होते थे कि थोड़ा बहुत अपना उगा लिया, एक प्लॉट ऑफ लैंड है अर्बन एरिया में, उसके ऊपर उगा के अपना चीज़ें बेच रहे हैं। ऑर्किड है, ठीक है, एक ऑर्किड जो भी बोलते हैं, संतरे उग रहे हैं, सेब उग रहे हैं, वो तुम्हारे पीजेंट्स नहीं हो गए, वो कहीं ना कहीं वर्किंग क्लास ही हो गए, थोड़े अमीर हो गए पीजेंट्स से ऊपर। फिर अर्बन पुअर, जैसे जैसे शहर बढ़ने लग गया, गरीबी आने लग गई। अब भाई क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, मशीनें आ रही हैं, निकाल दिया जा रहा है, वर्कर्स को निकाल दिया जा रहा है, कुछ नहीं बचा उनके पास। क्या होगा? अर्बन पुअर बन जाएंगे, गरीबी में जी रहे हैं। स्लम्स आ गए, जैसे चौल होती है, मुंबई में चौल होती है, जैसे स्लम्स आ गए, स्लम एरियाज आ गए, झोपड़पट्टी वाले लोग आ गए, जो अर्बन पुअर कहते हैं। एक और चीज़ आने लगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जो कि छठी हायरार्की थी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंडस्ट्रियल एलीट्स आने लग गए, और ये इंडस्ट्रियल एलीट्स क्या थे? ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, एंटरप्रेन्योर्स के भी बाप, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हो गए। स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स, जेफ बेजोस एंड इलॉन मस्क ऑफ दैट टाइम, 19वीं सेंचुरी के जेफ बेजोस, इलॉन मस्क लेवल के हो गए। और इनका जो दर्जा था अलॉन्ग साइड रखा जाता था ट्रेडिशनल नोबिलिटी के, क्योंकि भाई पूरी सोसाइटी का कम से कम 10 से 15% या 20% इकोनॉमी वही चला रहे हैं। बहुत बहुत केसेस में तो 50 आधी इकोनॉमी वही चलाते थे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन जमशेदपुर, टाटा, जो पूरी इनकी फैमिली है, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, रतन टाटा, जमशेद जी टाटा, ये सब जो हो गए। स्टील का जो कारोबार है, माइनिंग का, ये सब जो कारोबार था इन लोगों का, तो पूरी इकोनॉमी जमशेदपुर की वहाँ पे इनकी वजह से चल रही थी। पूरी झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उस वक्त तो एक ही रीजन था ये पूरा, अभी बाइफर्केशन हुआ है, तो पूरा इनका एक साथ चल रहा था, ठीक है ना। फिर ये आ गए भैया डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के ऊपर, है ना, जिसमें इन्होंने हेगेलियन डायलेक्ट्स क्या होता है? अपोजिंग फोर्सेस के बीच में रिलेशन के, जैसे यिन यांग डायलेक्टिकल कॉन्सेप्ट है एक तरीके से। पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स, डार्क फोर्स, और तुम समझ लो एक तरीके से डार्क का ऑपोजिट क्या हुआ है? लाइट फोर्स, लाइट शोइंग फोर्स। अपोजिंग फोर्सेस का किस तरीके से रिलेशन बन रहा है, और रिलेशन कैसे आसपास की चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है, वो डायलेक्टिक्स हो गए। तो यहाँ पे इन्होंने हेगेलियन डायलेक्टिक्स और मटेरियलिस्ट फिलॉसफी को इन्होंने मिला लिया। हम यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के ऊपर चले जाए तो ये क्या है कि अपोजिंग फोर्सेस हमने समझ लिया। फिर इन सिंपलर टर्म्स इट्स मार्क्स आइडिया दैट सोशल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द क्लैश ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन ह्यूमन हिस्ट्री। वापस से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीनें आनी शुरू हुई, कैपिटलिज्म ग्रो हो गया, कंपनियां और ब्रांड्स बहुत पैसा छाप रहे हैं, बिजनेस बहुत पैसा छाप रहे हैं, इस तरह वर्कर्स निगलेक्ट हो रहे हैं, एलियनेशन क्रिएट हो रहे हैं, उनको कम पैसा मिल रहा है, उनको कम दिहाड़ी मिल रही है। अब यहाँ पे क्या होगा? क्लैश, भिड़ना शुरू हो जाएंगे। ये हो गया तुम्हारा डायलेक्टिक मटीरियलिज्म। अपोजिंग मटीरियलिस्टिक फोर्सेस जब टकरा जाती है, एक अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, एक के पास घर के अंदर हज़ारों रुपए पड़े हुए हैं, उस वक्त हज़ारों रुपए भी बहुत होते हैं, रुपए तो नहीं, मतलब जो भी वहाँ पे होता था जर्मनी में, हज़ारों लाखों रुपए पड़े, एक के उसमें चवन्नी पड़ी, शिलिंग्स पड़ी है। तो ये हो गया डायलेक्टिक मटीरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के बाद हम लोग आगे चलते हैं
लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के ऊपर। मार्क्स बाबा यहाँ पे क्या कहना चाह रहे थे, ये कहना चाह रहे थे वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेबर टाइम रिक्वायर्ड। जितनी ज़्यादा मेहनत, जितनी ज़्यादा मुशक्क़त, जितना ज़्यादा तुम मतलब वक्त डालोगे किसी काम को करने में, किसी मटका है, मटके को बनाने में तुमने 10 घंटे लगाए, उस मटके की वैल्यू भी उतनी होनी चाहिए। ये नहीं वो 100 रुपये 50 रुपये में होलसेल में, 30 रुपये में होलसेल में बिक रहा है। तो ये होता है लेबर थ्योरी। अब इसमें इन्होंने क्या किया, ही लेड फाउंडेशन ऑन नेचर ऑफ वैल्यू, एक्सप्लॉयटेशन एंड सोर्स ऑफ वेल्थ इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात इन्होंने करी थी, एक फाउंडेशन ले कर दिया लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू से। इससे इन्होंने इकोनॉमिक थ्योरीज को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इकोनॉमी क्या कहती है, इकोनॉमी क्या कहती है, इकोनॉमी कहती है कि बेस्ट सस्टेनेबल तरीके से मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग करो, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकालने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा माल मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करो। लेकिन काल बाबा आए अपनी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, उन्होंने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। उन्होंने बोला नहीं भैया, जो भी आर्टिसन है, क्राफ्ट पर्सन है, लेबर है, उसकी वैल्यू, उसके टाइम की वैल्यू, उसके स्किल की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। छठे पॉइंट पे आते हुए फिर इन्होंने एंगेल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी 1848 में, जिन्होंने जो किताब थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या जो उनकी सेट ऑफ थ्योरीज थी, उसने इट वाज लाइक अ बोन, एक सत्य का काम कर दिया, एक सत्य प्रवचन वर्किंग क्लास के लिए। और उसमें बेसिकली ये था, उस कॉन्सेप्ट से ये निकल के आया कि ओवरथ्रो बुर्जॉजी एंड विक्ट्री ऑफ प्रोलेटेरिएट एंड अ क्लासलेस सोसाइटी। ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये मेन मीनिंग पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे एंगेल्स और कार्ल मार्क्स बाबा। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिज्म के ऊपर उन्होंने वहाँ पे बातें करनी शुरू कर दी, वार्तालाप करना शुरू कर दिया। तो ये था इनका पार्ट हमारा 1, विच वॉज सिग्निफिकेंस ऑफ मार्क्स थ्योरी। क्या क्या उनकी थ्योरीज थी अलग अलग तरीके से जो आई। अब क्या था, डायलेक्टिक्स के ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इनके आते हैं मटेरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री, जिसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसके ऊपर थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देंगे। किस तरीके से ये एक सोसाइटी के प्रोडक्शन, मशीनरी प्रोडक्शन के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं कि कितने तुम कागज़ निकाल रहे हो, कितने तुम कपड़े निकाल रहे हो, कितने तुम गाड़ियों के पुर्जे निकाल रहे हो, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक इंडिविजुअल, बड़े लेवल पे नहीं, इंडिविजुअल कैसे प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस करता है, उसके बीच का रिलेशन और कैसे स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बदलता है। वो एक घर है, घर में एक वर्कर है, वर्कर बुनाई का काम करता है, एम्ब्रॉयडरी का काम करता है फैक्ट्री में जाके, उसका बच्चा पैदा होगा। उस वक्त आज हर वर्कर चाहता है मेरा बच्चा अच्छा पढ़ा लिखे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने। उस वक्त ये था, मेरा बेटा है, ये मेरा लड़का लड़की जो भी है, लड़की तो घर संभालेगी, लड़का है वो भी वही काम करेगा भैया जो मैं कर रहा हूँ, उसको वही सिखाना होगा। तो वो प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, रिप्रोड्यूस बच्चा कर रहा है, बच्चे को भी वही सिखा रहा है, विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। उसके बाद एक क्या आया, एक इकोनॉमिक बेस आई सोसाइटी की, जो कार्ल मार्क्स ने समझ लिया। अगर उसका बैलेंस हिला, एक इकोनॉमिक बेस है, उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन है, इक्विलिब्रियम मतलब बराबरी मेंटेन है। ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हुआ तो उसको बराबर करने के लिए, वापस से बराबर करने के लिए एक रेवोल्यूशन आएगा, और उस रेवोल्यूशन की वजह से एक एवोल्यूशन आएगा। समझ रहे हो, या वाइस वर्सा भी ले सकते हो। एक एवोल्यूशन आएगा, उस एवोल्यूशन की वजह से रेवोल्यूशन आएगा, है ना। रेवोल्यूशन आया, किस तरीके का रेवोल्यूशन आया, हम तो नहीं करेंगे भैया, हमारी दिहाड़ी बढ़ाओ, रेवोल्यूशन, उसकी वजह से एवोल्यूशन आया। अब हर उस शहर की या उस कंट्री की हर प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए हैं, उस शहर की, उस कंट्री की हर फैक्ट्री को वही रूल्स इम्प्लाई करने पड़ेंगे, और उसको देख के इंटरनेशनली भी सारे प्रोटेस्ट करना शुरू करने। तो एक रेवोल्यूशन आया, फिर एक एवोल्यूशन आया। ठीक है, ऐसे एक एवोल्यूशन आया, फिर एक रेवोल्यूशन आएगा। जैसे एक एवोल्यूशन क्या आया कि भाई, एवोल्यूशन ये आया कि अचानक से फैक्ट्रियों में मशीनें आनी शुरू हो गई। अरे भाई, वर्कर्स को बोला तुम जाओ, हो गया तुम्हारा काम, तुम जाओ, से मैनेजर्स रहेंगे, सारे वर्कर जाओ। नहीं भाई, हम क्यों जाएंगे। उसके वजह से एवोल्यूशन आया। एवोल्यूशन के बाद एवोल्यूशन, तो दोनों अपने आप yin yang, वही डायलेक्टिक्स है ना, चलती जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग मटीरियलिस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को थोड़ा सा और समझ लेंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स की हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को, तो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं लगभग, तुम समझ लो 8 पॉइंट्स। उन 8 पॉइंट्स को हम यहाँ पे एक एक करके ले लेते हैं, है ना। अब तक भैया लेक्चर अगर ठीक लग रहा हो तो एक अंगूठा नीचे ज़रा छोड़ दीजिएगा, बहुत हेल्प करता है इससे, एक्सटेंसिंग मोटिवेशन। अब क्या था यहाँ पे, एक आया इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म।
अब डिटर्मिनिज्म क्या होता है? डिटर्मिनिज्म मतलब है एवरीथिंग इज बियॉन्ड आवर विल, बियॉन्ड आवर कंट्रोल। डिटर्मिनिस्ट ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज बियॉन्ड आवर विल। जो हो रहा है तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारी वजह से हो रहा है, नहीं भाई तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, इट्स बियॉन्ड योर विल। जो हो रहा है, जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, वो एक एक्सटर्नल कॉज की वजह से होता है, कॉजेशन है, कॉज एंड इफेक्ट है। तुम्हारी विल की वजह से नहीं हो, तुम जो चाह रहे हो वो नहीं हो। और इसी में कॉन्सेप्ट आ जाता है फ्री विल होती है। फ्री विल के ऊपर लेक्चर सीरीज है, जाके वो भी देख सकते हो। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर किया हुआ है, फिलॉसफी का एक पूरा नेट, एक जाल बनाया हुआ है। ये देखोगे तो और 10 लेक्चर देखोगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में मार्क्स बिलीव दैट हाउ सोसाइटी प्रोड्यूसेस एंड शेयर्स इट्स रिसोर्सेज लाइक फूड्स एंड गुड्स डिटरमाइंस हाउ एवरीथिंग एल्स इन दैट सोसाइटी वर्क्स। किस तरीके से शेयरिंग इज केयरिंग चल रही है। 2 क्लासेस हैं, एक क्लास में टीचर सिखाती है भाई शेयरिंग इज केयरिंग, है ना, और एक क्लास में टीचर को मतलब ही नहीं। अब जिस क्लास में टीचर को मतलब नहीं, क्लास ज़्यादा बेकार होगी ना, बच्चे बड़े होकर ज़्यादा आवारा निकलेंगे। जिस क्लास में शेयरिंग इज केयरिंग तुम्हें आपको सिखाई गई है, वहाँ पे आगे तक वो शेयरिंग इज केयरिंग वाला सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आया वहाँ पे जो हमने बात करी, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, विच इज़ बेस, एक बेस है, फिर एवरीथिंग एल्स, उसके ऊपर जो भी तुम्हारा है उसके ऊपर, जैसे कल्चर आ गया, लॉ आ गया, सोसाइटी आ गई, कैसे लोग सोच रहे हैं। बेस आ गया तुम्हारा, इकोनॉमिक्स आ गए तुम्हारी, क्या लोग खाने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, वो बेस हो गया। उसके ऊपर पॉलिटिक्स आ गया, जाके अपने वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर है मोड ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट वेज। मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलता रहता है। थ्रू आउट हिस्ट्री सोसाइटीज हैव हैड डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस, लाइक फार्मिंग और ट्रेडिंग। ईच वे कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड क्लासेस, ग्रुप्स ऑफ पीपल। जैसे मैं फ्यूडल सिस्टम के बारे में पढ़ा था डॉस्टोयेव्स्की, मैंने फ्यूडलिज्म पूरा समझाया, कैसे एक सोशल स्ट्रक्चर बना है। नोबेल्स है, उसके नीचे तुम्हारे नोबेल्स के नीचे मतलब सबसे पहले तो तुम्हारे वो आ गए, जितने भी एरिस्टोक्रेट्स हो गए, जितने भी रूलर्स हो, मोनार्स हो गए, नोबल्स आ गए। उसके नीचे जितने भी मिलिट्री वाले आ गए, फिर उसके नीचे तुम्हारे जितने भी वर्किंग क्लास हो गए, है ना। तुम्हारे किंग से ज़मीन लेते हैं नोबल्स, इन रिटर्न मिलिट्री के साथ कोलैबोरेट करके उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो तुम्हारे वर्कर्स और आर्टिसन नीचे के लोग हैं, उनको मजबूरन नोबल्स की ज़मीन पर काम करके निकालना होता है, ठीक है। जैसे दीवानी सिस्टम अपना होता था, सब मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है। ये पता नहीं क्यों वापस से ऊपर चला गया, ठीक है। पहले क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल को ऐसे समझो, पीपल वर्सेस पीपल, इंसान वर्सेस इंसान की बात। सबका एक दिल दिमाग खून सबका एक है, लेकिन लड़ाई और कलेश चल रहा है, ठीक है। सबको अलग चाहिए, रिच को रिच बनना है और एवेन्यूज ढूंढना है पैसा कमाने के। गरीब को ये भाई मेरा पेट पल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बहुत ज़रूरी है। तो एक क्लास स्ट्रगल चल रहा है। फिर टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, विच इज़ न्यू टूल्स एंड मशीन्स ऑल्सो प्ले अ बिग रोल इन हाउ सोसाइटीज चेंज। दे कैन मेक थिंग्स ईजियर बट ऑल्सो क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स, है ना। जो भी तुम्हारा टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म आ रहा है, टेक्नोलॉजी अपने आप आगे बढ़ती जा रही है। गाड़ियाँ पहले कैसी होती थी, आज क्या हाइपर कार्स आने लग गई हैं, तो पेट्रोल से भी चलेंगी और तुम्हारी गैस से भी चलेंगी, है ना। अब तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक कार्स भी आने लग गई हैं, हाइड्रोजन पावर्ड कार्स। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है, वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, विच मे बी आउटसाइड ऑफ आवर विल। हम कुछ नहीं, एआई आ गया, चाहे एआई कितना बुरा है, कितना टर्मिनेटर में तुमने देखा है, कितना तुमने विल स्मिथ की जो भी मूवीज़ हैं उसमें देखा है, एआई बुरा है, एआई ख़त्म कर दे रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी एआई आ गया। डॉन ऑफ एआई, अगर हिस्ट्री में कुछ याद रखेगा इंसान इस टाइम का, तो वो एआई को याद रखेगा। फिर टेक्नोलॉजी डिटर्मिनिज्म हो गया, फिर सोशल एवोल्यूशन हो गया। किस तरीके से स्टेजेस में तुम्हारी क्लासेस आके मूव कर रही हैं, किस तरीके से बाइफर्केशन क्रिएट हो रहा है, और एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, जो हमने रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन की बात करी। फिर उसी से आ गया तुम्हारा रेवोल्यूशनरी चेंज, विच इज़ बिग चेंजेस मेक नीड्स बिग एक्शंस, है ना। व्हेन द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ सोसाइटी बिकम टू मच, मार्क्स बिलीव इट कुड लीड टू बिग चेंजेस, इवन रेवोल्यूशंस, वेयर अ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स टेक ओवर, न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स आ गया। फाइनली ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ऊपर इन्होंने बात करी, विच इज़ थिंकिंग एंड डूइंग, ठीक है। मार्क्स न्यू हाउ people think is affected by their economic conditions, but he also thought that people could change those conditions through their actions, especially by working together, जिसमें उन्होंने फिर कम्युनिज्म दिया। बुर्जुआजी हटाओ भाई, हम आएंगे, वर्किंग क्लास आएगी, प्रोलेटेरिएट आएंगे, अब हम मिलकर काम करेंगे, अब हम सोसाइटी चलाएंगे। एक तरीके का डिक्टेटरशिप फील्ड होगा। किस तरीके, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इकोनॉमिक्स में। किस तरह का डिक्टेटरशिप, ये नहीं एक रूलर बैठ के सब चला रहा है, एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठ के सब कुछ चला रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस होते हैं, किस तरीके से वो
सोसाइटी को और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक कहानी की तरह समझ लो। तो क्या था कि इंग्लिश टेक्सटाइल वर्कर्स है, ये अर्ली 1800s की बात है, ठीक है। इंग्लिश टेक्सटाइल वर्कर्स थे जिनको कहते थे लडाइट्स, ठीक है। और ये नाम इनका पड़ा था नेड लड के बाद। नेड लड एक बंदा था 1779 के अराउंड। इसने क्या किया था कि भाई आउट ऑफ रेज, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इसने जो सिलने वाली मशीनें होती है ना, उठा के पटकना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो जब भी क्या होता था, उसके बाद कोई भी फैक्ट्री में आग लगती थी या कुछ भी टूटता फूटता, तो बोलते थे यार कोई अपना पागलपन दिखाता था फैक्ट्री प्लेस में, तो सब बोलते थे यार तो नेड लट का है, ये तो नेड लट का है, ठीक है, नेड लट की औलाद है, इसने ऐसी करी। जैसे किसी ने इंग्लिश और ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे पड़ी होगी कोलकाता में, जो मीर जाफ़र ने धोखा दिया था यहाँ पे, तो मीर जाफ़र कहते हैं ना, तो मीर जाफ़र की औलाद होगी, अभी भी कोलकाता बंगाल में कहा जाता है ना। जो तुम्हारे रिफाइंड उर्दू बोलने वाले लोग हैं, अरे यार ये तो मीर जाफ़र की औलाद होगी, ये तो धोखा देती है। जो मीर जाफ़र ने धोखा दिया था, किसको दिया था मैं तो वो भूल भी गया अभी, तो जो भी इन शॉर्ट। तो इसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया था, इंग्लिश वर्कर्स ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। जहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, एवोल्यूशन नहीं रेवोल्यूशन शुरू हुआ, विच इज़ दे स्टार्टेड ब्रेकिंग मशीन्स, तोड़नी फोड़नी शुरू कर दी मशीनें कि हम तो नहीं काम करेंगे भाई, मशीनें हटाओ। हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं हमेशा, एवोल्यूशन नहीं बोलते। एवोल्यूशन तो ये होता है कि भाई सोसाइटी प्रॉस्पर कर रही है, आगे बढ़ रही है। रेवोल्यूशन इज जब उस प्रॉस्पेरिटी के अगेंस्ट लोग उठना शुरू कर जाते हैं, जो कि लडाइट्स ने किया। ये एक एनेक्डोट। थर्ड पार्ट पे हम लोग आते हैं हिस्टोरिकल सोशियो इकोनॉमिक स्टेजेस, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल सोशियो इकोनॉमिक चीज़ें ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक बाइफर्केशन, अगेन मैं बाइफर्केशन बहुत बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चलो हम ये कह लेते हैं ब्रांचिंग कह लेते हैं। एक ब्रांचिंग दिया है इन्होंने, किस तरीके से हिस्ट्री में सोशियो इकोनॉमिक स्टेजेस आते हैं, किस तरीके से पहले क्या था, फिर क्या सोशियो इकोनॉमिक चेंज आया, फिर कैसे चेंजेस आते गए। सबसे पहले था प्रिमिटिव कम्युनिज्म, विच इज़ प्री हिस्टोरिक टाइम्स में आया। इसका इकोनॉमिक बेसिस क्या था, प्रिमिटिव कम्युनल ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज। प्रिमिटिव एक कम्युनल ओनरशिप था, सब मिल बांट के भाई, एक छोटा सा कबीला है ना, क्लाइव बोल रहा हूँ, क्लैन, क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव याद आ रहा था पता नहीं क्यों। एक क्लैन है, एक छोटा सा क्लैन है, उस क्लैन में सब शिकार करेंगे, वहीं फल सब्जी उगाएंगे, वहीं मिल बांट के खाएंगे। मैंने तुम्हें बाजरा अनाज दिया, मैं जो शिकार करके, तुमने मेरे को बाजरा अनाज दिया, मैं तुम्हें शिकार करके जो आज सुअर का शिकार करके लाया, सुअर का थोड़ा सा आपको गोश्त दे देंगे। ये चीज़ हो गई। इससे सोशल स्ट्रक्चर कैसे हो रहा था, एक इगैलिटेरियन सोसाइटीज विदाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी और क्लास, इगैलिटेरियन, इक्वल राइट्स, इक्वल वेजेस, सबको इक्वालिटी। वहाँ पे कोई नहीं है कि ये भाई ये तो ये साफ करता है, ये तो ये नीचे तबके का आदमी है, या ये तो भाई ये तो शिकार करते हैं तो ऊंचे तबके का आदमी है, वो कोई नहीं था। इगैलिटेरियन सोसाइटी, इगैलिटेरियन क्लास था। फिर एंशियंट सोसाइटीज़, जो तुम्हारा एंशियंट सिविलाइजेशन, ग्रीक्स हो गए, रोमन हो गए, इन्होंने स्लेव बेस्ड इकोनॉमी और ओनरशिप ऑफ स्लेव्स की, ये मेरा गुलाम है, इसको मैंने खरीद रखा है, गुलामी करवानी इन्होंने शुरू कर दी। इसका सोशल स्ट्रक्चर क्या था, क्लास डिवीजन यहाँ से शुरू हो गए, शेयर होल्डर्स एंड स्लेव्स में। स्लेव है, उसको 4 लोग शेयर करेंगे, 4 घंटे तुम्हारे काम करेगा, 4 घंटे तुम्हारे, 4 घंटे तुम्हारे, ऐसे खेती भी करेगा, घोड़े भी संभालेगा, है ना। फिर जो है लोगों का घर में सफाई भी करेगा, वो डिवीजन हो गया। ये हो गया एंशिएंट सोसाइटी, पार्ट 2। फिर आया फ्यूडलिज्म, मिडिल एजेस में जो हमने पढ़ा, फ्यूडल रिलेशनशिप, सर्फ्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में जो एक रिलेशनशिप था, फ्यूडल ट्रायंगल, मैंने बता रखा है दोस्तोयेव्स्की के लेक्चर में, वहाँ पे जाके देख सकते हो कैसे वसाल्स एंड सर्फ्स, किस तरीके से उनके बीच में एक अनबनी क्रिएट करने की कोशिश करी गई फ्रॉम द मोनार्क्स। फिर आ गया तुम्हारा चौथा कैपिटलिज्म। ये मिडिल एज के ऑनवर्ड शुरू हुआ कैपिटलिज्म, 18th और 19th सेंचुरी में इंटेंसिफाई हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। इसका इकोनॉमिक बेसिस क्या था, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वेज लेबर एंड मार्केट ड्रिवन इकोनॉमीज, है ना। प्रोडक्शन की प्राइवेट ओनरशिप, पहले तो क्या था, लैंड की प्राइवेट ओनरशिप थी, सोसाइटी की प्राइवेट, अब क्या था, तुम्हारे प्रोडक्शन की प्राइवेट ओनरशिप शुरू। ये फैक्ट्री मेरी है, मैं ही कमाऊंगा, मैं ही खाऊंगा। स्लेवरी हटा दो, वैसे है ये स्लेवरी, दिहाड़ी पे रखा है, तुम्हें काम करना है, इतनी दिहाड़ी मिलेगी, आओ। तो कंसेंचुअल है ये, तुम अपने कंसेंट से आ रहे हो, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पकड़ के मारपीट के गुलामी नहीं करवा रहा, गुलामी है लेकिन तुम पैसा लेके गुलामी कर रहे हो। इसका सोशल स्ट्रक्चर क्या था, कैपिटलिस्ट क्लास, जैसे बुर्जुआजी हो गया, ओनिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड द वर्किंग क्लास, प्रोलेटेरिएट हो गया, वो सेलिंग
देयर लेबर, अपना लेबर बेचते थे, अपनी मजदूरी बेचते थे, है ना। लेबर शॉप पे जाके देखते हो ना, पेंट कर देंगे भाई, वो अपनी मजदूरी तुम्हें बेच रहे हैं घंटे मतलब दिन के कुछ 400-500 रुपए की दिहाड़ी के लिए। फिर आ गया तुम्हारा सोशलिज्म। ये मार्क्स ने इन्वेजन किया। सोशलिज्म एज ट्रांजिशनल स्टेज फॉलोइंग कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म शुरू होगा। इसमें इकोनॉमिक बेसिस क्या था? कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सोशलाइज वेल्थ। एक कलेक्टिव ओनरशिप सबको होना चाहिए, सोशलाइज वेल्थ होनी चाहिए। एक के पास सब कुछ नहीं जाना चाहिए, सबके पास सब कुछ रहना चाहिए। और इसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? अ क्लासलेस सोसाइटी विद द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्ड इन कॉमन। एक क्लासलेस सोसाइटी, हमने क्लास हटा दिया, हमने इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना, हमने ये हटा दिया, हटाओ यार ये वर्कर है, इसकी कम दिहाड़ी होगी, इसकी ज़्यादा दिहाड़ी होगी, सब बराबर। फिर छठा तुम्हारा आ गया जो मार्क्स हमेशा से चाहते थे, विच इज़ कम्युनिज्म एरा। मार्क्स इन्विजन कम्युनिज्म एज द फाइनल स्टेज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनका यूटोपिया मार्क्स का जो सबसे खुशहाल दुनिया, उनकी खुशहाल स्टेट, उनका खुशहाल देश, वो था कम्युनिज्म, एक कम्युनिस्ट देश, विच इज़ फाइनल स्टेज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी कैसी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है, उसका एक आखिरी स्टेज था। इसमें इकोनॉमिक बेसिस क्या था? क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी वेयर रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन नीड। ज़रूरत है तुमको चीज़ मिलेगी, चोट लगी है तुम्हें मरहम पट्टी मिलेगी, भूख लगी है तुम्हें खाना मिलेगा, कपड़े फटे हैं तुमको कपड़े मिलेंगे। ज़बरदस्ती नहीं कि कपड़े पड़े जा रहे हैं, वार्डरोब बना हुआ है भाई। एक बंदा है अमीर एकदम, जूते नाइकी के, नाइकी बोल रहा हूँ, जॉर्डन, और वो जो इन लोगों के जूते वगैरह होते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, क्या होते हैं जूते, क्या होते हैं वो जूते जो पहनते हैं? स्नीकर्स लोगों के। तो ये चीज़ हो गई। फिर इसका सोशल स्ट्रक्चर क्या हुआ? इसका सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी विदाउट क्लास डिवीजन, फुली रियलाइजिंग द प्रिंसिपल्स फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। इनकी कहावत थी, ठीक है, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से फिट हो जाएंगे सब हर जगह, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ जो मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं इसको फिर ट्रांसलेट कर दूंगा। मार्क्स सॉ दीज स्टेजेस एज पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस ड्रिवन बाय चेंजेस इन द इकोनॉमिक बेस, particularly in the relations of production. Each stage according to Marx contains the seeds of its own transformation into the next stage, ultimately culminating in a classless communist society. It's crucial to note that the realization of Marx stages has been a subject of historical and theoretical debate हमेशा से रही है इसको लेके। इन्होंने कहा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यही है, एक स्टेज उससे पहले होना, कम्युनिज्म से पहले कैपिटलिज्म होना ज़रूरी था, तभी कम्युनिज्म आया। कैपिटलिज्म नहीं होता तो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट कभी निकल के ही नहीं आता, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चौथी चीज़, हम लोग फाइनली इस लेक्चर के एंड पे पहुंचे हुए, मार्क्स का क्या विजन था? मार्क्स विजन एंड ट्रांजिशन टू कम्युनिज्म। क्या विजन था भैया मार्क्स बाबा का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 4-5 पॉइंट लेके चलेंगे, है ना। कितने पॉइंट हैं यहाँ पे? ये हैं 8 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। हम ये 8 पॉइंट जल्दी से कवर कर लेंगे कि मार्क्स ने किस तरीके से सोच रखी थी कि मेरा कम्युनिस्ट स्टेट कैसा लगेगा। सबसे पहला था कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी ट्रांजिशन हमें चाहिए क्यों? सबसे पहली चीज़, हमें एक चांस यहाँ से वहाँ जाना ही क्यों है? कैपिटलिज्म इतना बुरा ही क्यों है? कम्युनिज्म पे जाना ही क्यों है? क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के साथ कुछ दिक्कतें और प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब क्या था कि एक रिच बॉस हो गया, एक पुअर हो गया। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही थी भाई, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, बल्कि इसके पास ज़्यादा स्किल है कि ये बैठ के बना रहा है। चौथा पार्ट यहाँ पे मार्क्स का क्या विजन था और क्या ट्रांजिशन, और कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म के ऊपर ट्रांजिशन असल में करना ही क्यों चाहते थे। यहाँ पे कुछ 6-7 पॉइंट से वो हम देख लेंगे। पहला पॉइंट, कैपिटलिस्ट सोसाइटी इन कॉन्ट्राडिक्शंस। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी आती है तो एक प्रॉब्लम भी हमेशा आती है। एक बॉस होता है और एक वर्कर होता है। हर सोसाइटी में एक बॉस होता है, एक वर्कर होता है। ओवर टाइम काम कराया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट हटाओ ना यार, क्यों परेशानी इतनी क्रिएट करनी है? तो कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। फिर इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल आया, इंटेंसिफाई हो गया। अब वर्कर्स अपने लिए खड़े होना शुरू हो गया। वो लोग अपने लिए, उन्होंने बोला कि भाई हम सत्य की तरफ जाएंगे, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम अपने साथ बुरा होने नहीं देंगे, हटाओ इसको, बुराई को हटाओ। तो ये हो गया। और ये जो वर्कर्स हो गए उनके लिए डिफ़िकल्टीज शुरू हो जाती हैं। वो अपने राइट्स स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उन राइट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो फाइट करना शुरू कर देते हैं, कलेश मचाना शुरू कर देते हैं। तो कलेश तो नेगेटिव टर्म हो गया। अपने लिए झगड़ना शुरू कर देते हैं, अपने हक के लिए, अपने हित के लिए झगड़ना शुरू कर देते हैं।
नंबर 3, रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ बिग चेंज, एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन बिग चेंज लाना है, विच इज डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट या वर्किंग क्लास। अब यहाँ पे डिक्टेटरशिप मतलब क्या है कि प्रोलेटेरिएट्स जो तुम्हारे हो गए, वर्किंग क्लास हो गए, उनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप होता है एक बंदा पूरा हैंडल कर रहा है, सब कुछ, सब चला रहा है अपनी मर्जी से, वो उसको कोई हटा नहीं रहा, वो हट नहीं रहा। लेकिन यहाँ लोगों की गवर्नमेंट, वर्कर्स की गवर्नमेंट होगी, कम्युनिस्ट, वो लोगों की जो गवर्नमेंट होगी वो सोसाइटी को और फेयर बनाएगी, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेगी, अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, सबका भला होगा। भाई पैसा तो कंट्री में, जीडीपी में तो एडिशन हो ही रहा है ना, ये कहना था। नंबर 4 इज तुम्हारा ट्रांजिशन टू सोशलिज्म। ठीक है, आफ्टर दिस बिग चेंज सोसाइटी वुड मूव टू सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है? मिल बांट के खाना पीना रहना, सब कुछ बराबर। सोशलिज्म कि सब ने सब कुछ ओन किया भाई, ये नहीं ये इसी का है, ये ज़मीन का टुकड़ा इसका है, नहीं सबका कुछ है भाई। अगर ज़मीन का टुकड़ा मिल रहा है सबको थोड़ा 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 मिलेगा, डिवीजन होगा, सबके पास, एक के पास ही पूरी 50 एकड़ की 100 एकड़ की ज़मीन नहीं रहने देंगे हम, सबके बीच में बंटवारा होगा। ठीक है, 5वां है इवेपोरेशन ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट गेटिंग स्मॉलर, विच इज़ कि बड़ी गवर्नमेंट नहीं चाहिए, इतना बड़ा फैला हुआ जाल नहीं चाहिए, छोटी गवर्नमेंट वर्कर्स की बहुत है ये संभालने के लिए। अब वो छोटी गवर्नमेंट, यहाँ पे एक डिबेट ये आ जाता है, क्योंकि कम्युनिज्म पूरी तरीके से एक डिबेटेबल टॉपिक है, ये आ जाता है कि जो तुम छोटी गवर्नमेंट की बात करोगे जिसमें 100 लोग भी चलो हुए, 200 लोग भी हुए, तो कहीं ना कहीं उनकी कलेक्टिव आइडियोलॉजीज ऐसा तो नहीं कि डिक्टेटरशिप अपने में ही बड़े लेवल पे बना दे, जहाँ एक का दिमाग चल रहा था वहाँ 100 लोगों का दिमाग चलेगा एक साथ और दादागिरी करना शुरू कर देंगे वो लोग, ये भी हो सकता है। फिर कम्युनिज्म का सिंपल सा सीन ये है, अगर कम्युनिज्म की डेफिनेशन है जो इनका छठा पॉइंट है, विच इज़ नो मोर क्लास। इन्होंने सिंपल से ये कहा कि कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, क्लास सिस्टम ही हटा दो, सबको वो मिलेगा जिसकी ज़रूरत है, सब वो देगा जो इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा दो, क्लास सिस्टम हटा दो। फिर जैसी कम्युनिज्म आए उसको इंटरनेशनली स्प्रेड कर दो, ग्लोबल चेंज आएगा, लोगों तक फैलाओ, इंटरनेशनली लोग इन्फ्लुएंस हो गए, एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड होगा, जो कि दोस्तोयेव्स्की भी बात कर रहे थे अपने जब रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे। ब्रदरहुड कैसे, एक पाइटिज्म के कॉन्सेप्ट को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं आप, क्रिश्चियन ब्रदरहुड। 8वां पॉइंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड बीइंग फ्री। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स हल्के से एग्जिस्टेंशियल रेल में आ जाते हैं, विच इज़ फ्रीडम को वो बहुत ज़्यादा ऊपर रखते थे, और रियल फ्रीडम कहते थे वो तब आएगा जब अनफेयरनेस, भेदभाव ख़त्म हो जाएगा, तब जाके रियल फ्रीडम सोसाइटी में आएगा। तो ये लेक्चर था। इसके बाद हम लोग मार्क्स की इकोनॉमिक्स के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए थोड़ा नया, तो थोड़ा इधर उधर देखना पड़ जाता है, बट होपफुली लोगों को मिली होगी। लेक्चर सजेशंस कमेंट में आप छोड़ते रहें, कैसा लगा लेक्चर वो भी छोड़ते रहें, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलो भैया फट लो।